In the latest UPSC result 2025, top 10 out of top 10 are from various courses of Vajram and Ravi, with All India Rank 1 Anuj Agnihotri and many more. For over a decade, the All India Rank 1 has emerged from this very ecosystem. A journey powered by 50 plus years of legacy. Join the GS Foundation program. Inquire now. वेलकम टू दिल्ली नॉलेज ट्रैक। मेरा नाम पक्षाल सेक्रेटरी है। अभी हाल ही में आए रिजल्ट्स में मेरी यूपीएससी सीएसी में ऑल इंडिया रैंक 8th आई है। मैंने अपना ग्रेजुएशन आईआईटी कानपुर से करा है। मेरा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल रहा है। उसके साथ मैं बाग जो कि धार डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ से आता हूँ और मैंने बेसिक स्कूलिंग वहीं से करी थी और उसी के साथ में 12th भी मैंने वहाँ की सरकारी स्कूल से करी थी। उसके बाद में मैं ग्रेजुएशन के लिए आईआईटी कानपुर आ गया था और वहाँ पे इकोनॉमिक्स से ही मैंने ग्रेजुएशन करा है। मैंने 2022 के मिड में तैयारी चालू करी थी। मेनली तैयारी का मोटिवेशन तो यही रहा है कि सिंस मैं एक ट्राइबल इलाके से आता हूँ तो मैंने सफरिंग्स को देखा है और ये था मेरे मन में पहले से ही कि मुझे ट्राइबल लोगों के लिए काम करना है। उसके साथ में मेरे नाना जी जो है उनका ये सपना था कि मैं इस लाइन में जाऊँ और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनूँ, तो वो भी एक प्रोमिनेंट रोल उन्होंने भी प्ले करा मुझे कन्विंस करने में कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। और फिर बाकी जब मैं अपने कॉलेज में ही बाकी सीनियर्स वगैरह से इंटरेक्ट करा तो लगा कि दिस इज़ एन कैरियर अपॉर्चुनिटी जो मुझे परस्यू करना चाहिए। एंड दैट इज़ वाई आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सीएसई फ्रॉम द कॉलेज इटसेल्फ। 2022 में मैं कॉलेज के साथ ही लास्ट ईयर में ही मैंने अपनी प्रिपरेशन चालू कर दी थी। 2022 से 23 मैंने फाउंडेशन कोचिंग भी करी। उसके साथ में ही मैंने अपनी प्रिपरेशन करी। उसके बाद में फिर जैसे ही मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ उसके बाद में फिर दिल्ली मूव कर गया था। 2023 में मैंने अपना पहला अटैम्प्ट दिया। पहले अटैम्प्ट में मैं प्रीलिम्स में मेंस में क्वालिफाई कर गया और इंटरव्यू दिया था मैंने। उसके बाद में फिर यह हुआ था कि फाइनल लिस्ट में तो मेरा नाम नहीं आ पाया था पहले अटैम्प्ट में। फिर सेकेंड अटैम्प्ट जो था उसमें मैं प्रीलिम्स में ही फेल हो गया था। उसके बाद फिर अब थर्ड अटैम्प्ट में जाके मुझे सफलता मिली है। मैंने अपना जो फाउंडेशन कोर्स है वो प्रहार करा है पीडब्ल्यू से। वो एक साल भर का कोर्स होता है, तो मैंने 2022 से चालू करा था और 2023 वाला जो अटैम्प्ट था वो प्रहार करके ही मैंने करा था। उसके बाद मैंने कोई भी फॉर्मल कोचिंग नहीं ली थी। सिर्फ टेस्ट सीरीज़ वगैरह थी, जैसे सृजन का मैं पार्ट था वो अगेन पीडब्ल्यू का ही था। उसके अलावा बाकी मैं प्रीलिम्स के लिए तो मेनली यही करता था कि मार्केट में जाता था। उसके बाद में मुझे जो 4-5 कोचिंग्स दिख रही है उनके पेपर मिल जाते हैं मार्केट में, उनके पेपर कलेक्ट करता था और एक साथ जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में दे सकता हूँ उतने पेपर दे देता था। तो प्रीलिम्स का मेनली यही होता है कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो और जितना ज़्यादा उनको एनालाइज करो, तो दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो इसीलिए मैं यही करता था कि जितने ज़्यादा कोचिंग्स वगैरह के मैं पेपर सॉल्व करूँगा उतना अलग पर्सपेक्टिव मुझे मिलेगा। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम जब एक ही कोचिंग के पेपर सॉल्व करते रहते हैं प्रीलिम्स में या एक ही कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ लगा लेते हैं, तो उसमें होता है कि एक कोचिंग में पेपर बनाने का भी एक पैटर्न होता है कि जैसे आपको पता है कि कुछ कोचिंग में अगर कुछ नहीं आ रहा तो डी मार्क कर दो तो आपका आंसर डी हो जाएगा, बट यूपीएससी ऐसा कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता है। तो वो उन सब बायसेस से बचने के लिए भी दिस इज़ अ स्ट्रेटेजी विच पीपल कुड अडॉप्ट। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ के लिए तो मेरी यही रिकमेंडेशन रहेगी। रिसोर्सेज फॉर प्रीलिम्स में रिसोर्सेज के लिए एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि प्रीलिम्स इज़ गेम ऑफ कंपटीशन, क्योंकि आपके सामने आपके 5 लाख कॉम्पिटिटर्स है जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको सिर्फ उनसे आगे निकलना है। नाउ क्वेश्चन कम्स कि मुझे क्या फॉलो करना चाहिए। मेरी स्ट्रेटेजी और अप्रोच सिंपल था कि अगर 5 लाख में से 4 लाख बच्चे लक्ष्मीकांत फॉलो कर रहे हैं और अगर मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई दूसरा सोर्स फॉलो करूंगा तो दैट वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि मैं कंपटीशन से पीछे होते जा रहा हूं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो लक्ष्मीकांत से आया है तो वो 4 लाख बच्चे सही करेंगे और वो क्वेश्चन मैं अगर गलत करता हूँ तो मैं उस कॉम्पिटिशन से थोड़ा सा पीछे हो जाऊँगा। सो अगर आपको कॉम्पिटिशन को बीट करना है तो आप जो कॉम्पिटिशन पढ़ रहा है वही पढ़ के आपको उसमें एक्सेल करना पड़ेगा। सो माई स्ट्रेटेजी और रिसोर्सेज वर वेरी सिंपल
कि पॉलिटी है तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत ही पढ़ना है, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम ही पढ़ना है, उनको आप एनरिच कर सकते हो। उनके साथ एक साइड सोर्स हो सकता है, बट द प्राइमरी सोर्सेज जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स होती है वही होती है। जैसे मेरे साथ ऐसा होता था कि मैंने पढ़ ली स्पेक्ट्रम, बट स्पेक्ट्रम इज़ अ वेरी बल्की बुक, आप स्पेक्ट्रम पढ़ोगे बट रिवीजन इज़ नॉट वेरी ईजी ऑफ स्पेक्ट्रम। तो उसके लिए मैं क्या करता था कि उड़ान की जो बुकलेट आती है, मैं उसमें पॉइंटेड फॉर्मेट में ही दिया होता है, तो उससे मैं रिवीजन कर देता था। बट द प्राइमरी सोर्स वो स्टैंडर्ड बुक्स ही होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जितनी कंपटीशन है वो स्टैंडर्ड बुक्स ही पढ़ रही है। तो स्टैंडर्ड बुक्स में पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गई, एनवायरनमेंट के लिए जो PMF IAS की एक बुकलेट आती है वो आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद में साइंस एंड टेक के लिए मैंने तो लेक्चर नोट्स को फॉलो करा था, तो आप वो देख सकते हो, या जो भी स्टैंडर्ड सोर्स आपको फॉलो करना है वो कर सकते हो। उसके बाद में इकोनॉमी, सिंस मेरा ऑप्शनली था तो मैंने रमेश चांद सर की एक बुक आती है उसको फॉलो करा था, आप वो फॉलो कर सकते हो। एक और विवेक सर सिंह की बुक भी आती है, उनको भी फॉलो कर सकते हो। वो दोनों मैं गो थ्रू हुआ हूँ तो वो मैं बोल सकता हूँ कि वो दोनों अच्छे सोर्सेज है। उसके साथ में वही है कि दिस आर द स्टैंडर्ड सोर्सेज, उसके साथ में आप रिलाई कर सकते हो बाकी टेम्प्रेरी चीज़ें इस पे, बट मेन फोकस आपका इन स्टैंडर्ड सोर्सेज पे ही होना चाहिए। जैसे एंशिएंट एंड मिडिवल है तो उसकी NCERT जो है, तो उन्हीं को आपको बाइबल बना के रखना पड़ेगा अपना, कि कुछ भी हो रहा है तो फर्स्ट थिंग इज दिस आई विल रिलाई ऑन, उसके बाद कोई सेकेंडरी सोर्स पे मैं जाऊँगा। प्रीलिम्स के लिए तो मेरे ऑनलाइन रिसोर्सेज पे लिमिटेड ही वो था, मैं स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ता था, उसके बाद में उड़ान या जो भी एक समरी टाइप बुक्स है उसका रिवीजन कर लेता था मैं। उसके साथ में थर्ड स्ट्रेटेजी ये रहती कि क्वेश्चंस जितने ज़्यादा मैं सॉल्व कर सकूं, मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, उसके सॉल्यूशंस जो है डेट वर अनदर काइंड ऑफ नोट्स जो मेरे बन जाते थे, कि उनके सॉल्यूशंस को मैं पढ़ रहा हूँ और कुछ अच्छे पॉइंटर्स लग रहे हैं तो उनको अपने नोट्स में इंक्लूड कर रहा हूँ। तो वही था। उसके अलावा मैंने प्रीलिम्स के लिए तो कोई ऑनलाइन सोर्स उसके अलावा फॉलो नहीं करा है मैम। करंट अफेयर्स के लिए एक अप्रोच ये होती है कि आप डेली का न्यूज़पेपर पढ़ो और उससे नोट्स बनाओ, बट आई फील कि वो अप्रोच प्रीलिम्स के लिए तो हेल्पफुल नहीं है। जैसे ही आपका प्रीलिम्स होता है उसके बाद वो न्यूज़पेपर पढ़ना वगैरह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो उस करंट के लिए वही दो स्ट्रेटजीज़ हो सकती है कि एक तो या तो आप जो एनालिसिस होता है न्यूज़पेपर का वो देख सकते हो, जिसमें आपको पॉइंटेड नोट्स भी मिल जाते हैं और साथ में स्ट्रक्चर वगैरह करी हुई चीज़ें भी मिल जाती है, फैक्ट्स जो आपको चाहिए वो सब चीज़ें मिल जाती है। एंड सेकेंड अप्रोच इज़ कि आप जो करंट अफेयर्स की बुकलेट्स वगैरह, मैगजीन्स वगैरह होती है वो फॉलो कर सकते हो। तो मैंने करंट अफेयर्स की लास्ट में जाके मैगजीन ही फॉलो करी थी मेनली एज अ सोर्स। तो मैं एडिटोरियल्स डिस्कशन वगैरह देखता था, बट दे वर नॉट स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन प्रीलिम्स की प्रिपरेशन, दे वर मोर ओरिएंटेड ऑन मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन की तरफ। तो प्रीलिम्स के लिए तो जो मंथली मैगजीन्स वगैरह आती है मैंने स्पेसिफिकली PT 365 फॉलो करी थी, तो वो फॉलो कर सकते हो आप। प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन का जो है, पहली बात तो ये है कि किसी के लिए डिफरेंट नहीं है, फ्रेशर है या रिपीटर है, सबको सेम ही पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि मैं एक लाइव एग्जांपल हूँ जहाँ पे मैं एक बार प्रीलिम्स निकाला, एक बार मेंस निकाला, उसके बाद आई बिकेम समवॉट ओवर कॉन्फिडेंट कि प्रीलिम्स तो अब मुझसे निकल ही जाएगा। बट गिवन द कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ दिस एग्ज़ाम, आपको प्रीलिम्स की जितनी मेहनत लगती है उतनी मेहनत करनी ही पड़ेगी। मेनली ये होता है कि प्रिपरेशन जो हम प्रीलिम्स की चालू करते हैं वो 15 जन के आसपास से चालू करना शुरू कर देते हैं। स्टार्टिंग में मेरा तो फोकस यही होता था कि मैं 7-7 दिन के हफ्ते में वीक्स डिवाइड कर देता था। 7 दिन में मुझे पॉलिटी रिवाइज करना है, 7वें दिन मुझे पॉलिटी का टेस्ट देना है, 7 दिन में लक्ष्मीकांत कंप्लीट करना है, 7वें दिन पॉलिटी का टेस्ट देना है, अगले 7 दिन में मुझे स्पेक्ट्रम पढ़ना है, अगले 7वें दिन पे मुझे स्पेक्ट्रम का टेस्ट देना है। दिस वाज वन साइकिल जो आपकी चलनी चाहिए 15 जनवरी से चालू होके 7-7 दिन के आपकी 7 सब्जेक्ट होता है तो 7 साइकिल चल जाएगी। उसके बाद फिर आता है रैपिड रिवीजन वाला फेज, जहाँ पे आप पूरी स्टैंडर्ड सोर्स जो है उसको वापस से बार बार रेफर नहीं कर सकते हो। तो उस फेज में जो है आपको वो 2-3 सब्जेक्ट एक साथ चलाने होते हैं, साथ में जो रिवीजन या पॉइंटेड नोट्स जो होते हैं, जैसे कि मैं उड़ान के फॉलो कर लेता था, या जो पॉइंटेड नोट्स आपको अवेलेबल मिल जाए उनको आप फॉलो कर सकते हो और इंश्योर कर सकते हो कि आप मैक्सिमम टाइम रिवीजन करो। अभी जो स्टार्टिंग के 15 जनवरी से 7 हफ्ते हैं उनमें आप एक्सपैंड करो अपने नॉलेज डोमेन को, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता हो वो पढ़ो। उसके बाद फिर जब मिड मार्च वाला समय आ जाता है
है या एंड ऑफ मार्च के समय आ जाता है, वहाँ से आपका फिर कंसोलिडेशन वाला फेज़ चालू हो जाना चाहिए। उस कंसोलिडेशन वाले फेज़ में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ रिविजन्स करना है। रिविजन्स आप 2 बार करो, 3 बार करो। मेरा ऐसा फोकस रहता था और मैं टाइम टेबल भी उसी हिसाब से बनाता था कि मुझे 4 बार मिनिमम रिवीजन करना है, तो हर सब्जेक्ट को 4 बार मुझे रिवाइज करना ही करना है। तो उस हिसाब से आप करोगे और इस प्रोसेस में जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा आपकी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। टेस्ट आपको एक तो ये हेल्प करते हैं कि आपका नॉलेज टेस्ट हो गया, उसके साथ साथ में वैल्यू एडिशन और जो करंट की चीज़ें हैं उनको आप टेस्ट के थ्रू कवर कर सकते हो, साथ ही में उनके नोट्स वगैरह भी बना सकते हो। जो सॉल्यूशन रहते हैं वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव रहते ही हैं टेस्ट सीरीज़ के, तो उसके थ्रू आप और अपना नॉलेज बेस भी इंक्रीज कर सकते हो। तो जो भी एक्सपेंशन होगा आफ्टर द कंसोलिडेशन फेज वो मेरा टेस्ट के थ्रू ही होगा। दिस वाज माय लाइक स्ट्रेटेजी जो मैं फॉलो करना चाहता था प्रीलिम्स के लिए और जो करता था मैं। सिलेबस ऐसी चीज़ है कि कभी भी ख़त्म होगा ही नहीं, और गिवन द ऑनलाइन दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं, अब तो इन्फोडेमिक हो गया है जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होता जा रहा है और इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन मिल रही है और आप एक्सपेंशन में चल जा रहे हो, जिसके कारण रिवीजन नहीं हो पाता। आपको एग्जाम में लगता है कि मैंने ये चीज़ तो पढ़ी है, बट आप रिकॉल नहीं कर पाते हो कि मैंने कहाँ पढ़ी है और किस कंटेक्स्ट में पढ़ी है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवीजन्स करने पड़ेंगे और उसके लिए आपको एक जगह पे ब्रेक लगाना पड़ेगा। आप ऐसे सोचोगे कि अगर मैं पढ़ाई जाऊँ, एक्स्ट्रा पढ़ते ही जाऊँ तो उसका तो कोई अंत है ही नहीं, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन इज़ लाइक दैट कि आप जितना पढ़ोगे उतना कम है। तो मार्च एंड में या अप्रैल मिड में आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा कि दिस इज़ व्हाट आई एम एंडिंग एट। अब यहाँ से मैं सिर्फ कंसोलिडेशन करूँगा, यहाँ से अब मेरा एक्सपेंशन नहीं होगा। तो वो एक आपको पहले से फिक्स करना पड़ेगा और उसके लिए उतना एक्सपेंशन भी करना पड़ेगा, वरना ऐसा ना हो कि आपने बहुत कम चीज़ पढ़ी और उसी को आप रिवाइज कर रहे हो। तो अगर आप जैसे सिर्फ कुछ चीज़ें पढ़ के कुछ ही चीज़ को रिवाइज करोगे तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो एक्सपेंशन भी ज़रूरी है, बट उससे इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन भी है। अब बात करते हैं एनालिसिस ऑफ टेस्ट सीरीज की। सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है कि मैं कितने नंबर ऑफ टेस्ट लगाऊं। लाइक देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल। जो एक टाइप ऑफ पीपल है कि जो 15-20 टेस्ट लगा के भी खुश है और उनको लगता है कि मैं 15-20 टेस्ट में भी कॉन्फिडेंस गेन कर सकता हूँ। बट आई एम अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन, जिसको लगता है कि मैं जितना ज़्यादा अटेम्प्ट करूँगा उतना ज़्यादा मैं परफेक्शन की तरफ जाऊँगा। मुझे पता है कि मैं एक पॉइंट में तो परफेक्शन नहीं हासिल कर सकता, सो आई कैन जस्ट अटेम्प्ट एंड इंक्रीज माई चांसेस ऑफ बिकमिंग परफेक्ट। तो इसीलिए मेरी अप्रोच और स्ट्रेटेजी सिंपल रहती थी कि आई हैव टू गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट। लाइक यू विल बिलीव और नॉट, बट मैंने इस वाले प्रीलिम्स के लिए अराउंड 60 टेस्ट दिए थे, जिसमें हाफ लेंथ टेस्ट और जो सिलेबस वाले टेस्ट होते हैं वो 15-20 वो टेस्ट है, और बाकी जो इतने भी थे 45 के आसपास टेस्ट वो फुल लेंथ टेस्ट है। मैं यही करता था कि मार्केट में जाता था, जितनी कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज़ है उनके जो रैंडमली पेपर उठा लिए, अब मुझे रैंडमली पेपर उठा के 45 टेस्ट कैसे भी करके देना है। तो माय प्रायोरिटी वाज कि मैं टेस्ट दूंगा, उसके सॉल्यूशन पढ़ूंगा और उसका एनालिसिस करूंगा। उसके साथ साथ में पीवाईक्यू का भी अपना एक इंपॉर्टेंस है ही, क्योंकि बहुत सी बार हम देखते हैं कि पीवाईक्यू से सीधे रिपीटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि इस साल भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे अगर आपने पीवाईक्यू के ऑप्शंस का एनालिसिस करा होगा तो वो क्वेश्चन आपके डायरेक्टली ही सॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए पीवाईक्यू में मेरी अप्रोच ये रहती थी कि लास्ट का जो टाइम है, बहुत सी बार ये होता है कि आपका माइंडसेट जो है वो कोचिंग के अकॉर्डिंग सेट हो जाता है, जिसके कारण आप यूपीएससी का पेपर सॉल्व करने के लिए वो नहीं हो पाते हो, कंडीशन नहीं हो पाते हो। तो मेरी स्ट्रेटेजी ये होती थी कि आई विल सॉल्व पेपर फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल एंड, बट मई का जो समय है जो कि मेरा यूपीएससी का समय है जहाँ पे मुझे एग्ज़ाम देना है, वहाँ पे मैं सिर्फ पीवाईक्यू ही सॉल्व करूँगा। मेरा यही रहता था कि हर दूसरे दिन मुझे पीवाईक्यू सॉल्व करना है, सेम टाइमिंग और सेम चीज़ों के साथ। मैं वही 9:30 से 11:30 प्रीलिम्स का करूँगा, उसके बाद मैं सीसेट का पेपर सॉल्व करूँगा। और मैं ऐसा करता था कि 2011 से लेके जो लास्ट पेपर है वैसे ही प्लान करता था कि मेरा लास्ट 2 दिन पहले तक एक पेपर होता था कि जो लास्ट ईयर का पेपर है वो मैं 2 दिन पहले दे रहा हूँ, और उसका साथ ही साथ एनालिसिस भी मैं करता जाता था। और मेनली तो इम्पॉर्टेंट यही है कि आप पीवाईक्यूज़ का जितना ज़्यादा एनालिसिस करोगे, एक एक ऑप्शंस का जितना ज़्यादा करोगे, उतना ज़्यादा वो आपको हेल्पफुल होगा। और मेरा लास्ट में सॉल्व करने का पीछे का मोटिव यही रहता था कि मैं अपने आप को कंडीशन करना चाहता हूं ऑन टाइप, कि यूपीएससी किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम करता है, किस टाइप से वो आंसर फ्रेम करता है,
किस टाइप से अगर उसने आंसर लिख रखा है कि उसने अगर कोई एक्सट्रीम सा वर्ड डाल रखा है तो द आंसर वुड मोस्ट प्रोबेबली नॉट दैट। ऐसी जो चीज़ें हैं जो हम यूपीएससी डोमेन में टिप्स एंड ट्रिक्स बोलते हैं, वो सब मैं खुद से ऐसे ही फिगर आउट करने की कोशिश करता था। और ये लाइक जब लास्ट में आप करते हो यही चीज़ तो वो आपके दिमाग में भी अफ्रेश रहती है। बहुत सी बार क्या होता है कि बच्चे पहले से ही यूपीएससी के पेपर सॉल्व कर लेते हैं। फेब से अगर प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैंने अगर मार्च में यूपीएससी के पेपर सॉल्व कर लिए तो ये होता है कि मैं जो यूपीएससी की लर्निंग्स है वो कोचिंग के पेपर में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। मैंने सुना कि लाइक या मैंने एनालाइज करा कि जो एक्सट्रीम वर्ड्स है वो जनरली गलत होते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि मैं जो कोचिंग के पेपर्स है उनमें एक्सट्रीम वर्ड्स को गलत करने की कोशिश करूँगा, बट दैट इज़ वेरी काउंटर प्रोडक्टिव, क्योंकि उसमें ये होता है कि कोचिंग वाले उस माइंडसेट से नहीं बनाते हैं बहुत सी बार पेपर, जिसके कारण फिर क्या होता है कि आपका मन होता है कि यार मैंने कोचिंग वाले पेपर में दिया था और मैंने इसका ये आंसर करा था बट ये गलत लगा था। तो उसकी वजह से आप क्या करते हो कि आप फिर एक्चुअल यूपीएससी में भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि लास्ट के टाइम पे बाकी कोचिंग के पेपर्स ना या कोई सा दूसरा पेपर ना लगाते हुए सिर्फ यूपीएससी के ही पेपर्स बार बार लगाओ आप। सीसेट के लिए यही है कि बहुत से लोग मैथ्स को इग्नोर कर देते हैं, बट मैं उन लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आप कॉम्प्रिहेंशन में या लॉजिकल रीजनिंग में कितना भी अच्छा कर लो, बट मैथ्स इज़ वन थिंग जो आपको शॉर्ट रिजल्ट देगा। अगर मैथ्स में आपने कोई सा क्वेश्चन सॉल्व करा है, उसका आंसर आ गया, तो देयर आर वेरी माइन्यूट चांसेस कि वो आंसर गलत हो। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि मैथ्स को भी उतना ही ज़्यादा फोकस करो आप। मेरी स्ट्रेटेजी सिंपल सी होती थी, 2 घंटे का पेपर है, मुझे स्टार्टिंग के 1 घंटे 10 मिनट मैथ्स के सवाल सॉल्व करना है और उसके बाद ही मैं कॉम्प्रिहेंशन और लॉजिकल रीजनिंग पे जाता था। तो वही है कि 1 घंटे 10 मिनट में मैं अपना सिलेक्शन तो इंश्योर कर ही लेता था, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन मुझे पता है कि मैं जितने अटेम्प्ट करूंगा उसमें से 95% क्वेश्चन सही होंगे। तो दैट कुड बी वन स्ट्रेटेजी जो आप देख सकते हो। प्रीलिम्स में बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम जो मेन कोर्स सब्जेक्ट है, मेन कोर्स सब्जेक्ट जैसे कि पॉलिटी हो गया, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, हम उन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर देते हैं। हम कर रहे हैं कि 10 दिन उन सब्जेक्ट्स को दे रहे हैं, 12 दिन उन सब्जेक्ट्स को दे रहे हैं, बट देयर आर सम सब्जेक्ट्स जो कि हाई रिवॉर्डिंग है, जैसे कि साइंस एंड टेक हो गया, जैसे कि एनवायरनमेंट हो गया, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, मैपिंग हो गया। इनमें आपके एफर्ट्स बहुत कम लगेंगे बट आपको उसमें रिवॉर्ड्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे और उनमें ऐसा होता है कि नंबर्स भी आपको अच्छे मिल सकते हैं। और मैंने जैसे कि बोला था कि यूपीएससी प्रीलिम्स इज़ गेम ऑफ कॉम्पिटिशन। आपके जो 5 लाख लोग हैं आपको उनसे आगे निकलना है। वो जो लोग हैं वो पॉलिटी, हिस्ट्री, उन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो आई एम नॉट सेइंग कि आप उनको इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने उनको इग्नोर कर दिया तो आप तो कंपटीशन के पीछे हो गया, तो वो तो नहीं करना है। बट इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करके हम कंपटीशन के आगे भी निकल सकते हैं। तो दिस आर समथिंग दैट वी कैन डू। अब जैसे कि हम देखें तो 80 दिन रह गए हैं। मेरे एस्पिरेंट्स को यही एडवाइस होगा कि मार्च के एंड तक अपना जो एक्सपेंशन वाला फेज़ है उसको आप ख़त्म करो। एक्सपेंशन वाला फेज़ ख़त्म करने का मतलब यह है कि आपके सारे स्टैंडर्ड सोर्सेस कवर हो जाने चाहिए और अब आपको उसके बाद ये प्लान रखना है कि मार्च के बाद मैं कोई भी नया सोर्स नहीं पकड़ूंगा। और उसके बाद फिर आपको यही करना है कि अप्रैल से चालू करो अपना रिवीजन वाला फेज़। 3 या 4 जितने भी आप करना चाहो उतने रिवीजन के फेजेस बांटो और रिवाइज। एक क्वेश्चंस में तो यही रहता था कि मैं जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर पाऊँ। हमेशा यूपीएससी में ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली आते हैं, कुछ आप इन्फॉर्म्ड गेस लेते हो और कुछ आप ट्राई टू डिसाइफर करते हो। तो मेरा यही था कि कैसे भी करके मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे पहुंचना है। तो जैसे इस साल की अगर मैं बात करूँ तो अराउंड 94 के आसपास क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट करे हैं। इस बार आई एम एक्सपेक्टिंग अ स्कोर अराउंड 130 to 150 इन प्रीलिम्स। तो उस रेंज में आना चाहिए, देखते हैं क्या स्कोर आता है। हर बार की मेरी स्ट्रेटजी एक तो क्लियर रही है कि मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन करना है, क्योंकि मुझे पता है कि रिस्क इज टू रिवॉर्ड जब मैं करता हूँ तो मेरे फेवर में होता है। वो आपको कांस्टेंट टेस्ट दे के अपना रिस्क इज टू रिवॉर्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा। मेरे साथ ऐसा होता है कि आई एम नॉट अ पर्सन जो सिर्फ 75 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन करके कट ऑफ पार कर ले, बट इंस्टेड अगर मैं ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता हूँ तो नेट मेरा पॉजिटिव ही रहता है। ये मैंने जो अपने मॉक टेस्ट है उनसे
करके और उनको एनालाइज करके ये मैंने फाइंड आउट करा है। तो सभी बच्चों को अपना एक मॉक टेस्ट के समय पे मैक्सिमम क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करके देखो, कम क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करके देखो। दिस इज़ योर टाइम टू ट्राई एंड टेस्ट। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको किस रेंज में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कहाँ पे आपका मैक्सिमा आ रहा है। सेकेंड टाइम में मेरा प्रीलिम्स मेनली थोड़ा सा ओवर कॉम्प्लिकेंसी की वजह से नहीं हुआ था। सिंस मेरा इंटरव्यू तक हुआ था तो मुझे लग रहा था कि अब प्रीलिम्स इज़ अ कप ऑफ टी। उसके साथ में 2023 के प्रीलिम्स में मेरे कट ऑफ से 40-45 नंबर ऊपर भी थे, तो और ज़्यादा लग रहा था कि सिंस मैंने कट ऑफ को इतने बड़े मार्जिन से बीट करा है तो अब प्रीलिम्स के कट ऑफ को तो क्रॉस कर ही लूँगा। तो अराउंड अप्रैल में भी मैं मेंस की तैयारी करने का सोच रहा था, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि दिस प्रोसेस इज़ इटसेल्फ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जैन के बाद से प्रीलिम्स मोड में शिफ्ट होना ही पड़ेगा, वरना आप कितने भी बड़े टॉप हो या कितने भी बड़े 30 मार्क खान हो, यूपीएससी विल शो यू कि आपका क्यों नहीं होगा या क्यों होगा। 2023 का जब प्रीलिम्स था वो काफ़ी टफ आया था, और उस समय जब टफ पेपर आया था मैंने अपने आप से ये पूछा था कि क्या ये पेपर सबके लिए टफ है। क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ा था इसलिए मेरे अंदर से आवाज़ निकली कि ये पेपर सबके लिए टफ़ है। सिंस ये पेपर सबके लिए टफ़ है तो अब मेरा चांस बनता है। मेरा चांस इसलिए बनता है क्योंकि इस टफ़ पेपर में कोई ऐसा वैसा इंसान क्वालिफाई नहीं करेगा, जो डिज़र्व करता है वही क्वालिफाई करेगा। और फिर मुझे लगा कि ऐसे पेपर में तो मेरे चांसेस और ज़्यादा बढ़ गए हैं क्वालिफाई करने के। उस समय यह था कि यूपीएससी ने नया पैटर्न भी इंट्रोड्यूस करा था, तो वो भी था कि हम मुझे पहले तो अपन ये सोच के जाते कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन करना है, बट वहाँ पे मुझे पता नहीं था कि अगर मैं ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ तो इस नए पैटर्न में गलत भी हो सकते हैं। बट मैंने अपने जो बेसिक्स थी या मैंने जो सर्वाइवल स्किल्स सीखी थी मॉक टेस्ट दे के, मैंने उन्हीं को फॉलो करा और यही स्ट्रैटेजी रखी कि मेरे लिए ये चीज़ वर्क करी है, मेरे लिए मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना वर्क करे हैं अभी तक, तो आगे भी करेंगे। यही सब सोच के मैंने उस टफ पेपर को भी अप्रोच करने की कोशिश करी थी। प्रीलिम्स के पहले बहुत एंजाइटी रहती है, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है क्योंकि इट इज़ अ वेरी बिग इवेंट ऑफ योर लाइफ, तो एंजाइटी होना नॉर्मल है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि 2 दिन पहले आप थोड़ा सा ये करिए कि सिर्फ जो फैक्ट शीट वगैरह होती है या फिर जो बहुत ही फैक्चुअल चीज़ें हैं, जैसे कि हिस्ट्री में कुछ इवेंट्स वगैरह है या फिर हिस्ट्री की कुछ फैक्ट्स वगैरह है, वो आपको याद करने की ज़रूरत होती है। तो मैं क्या करता था, अपनी एक फैक्ट शीट बना लेता था, तो लास्ट के 2-3 दिन मुझे कुछ भी पढ़ना नहीं है, मुझे सिर्फ उस फैक्ट शीट को बार बार रिवाइज करना है। जैसे कि नेशनल पार्क्स वगैरह हो गए या फिर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वगैरह हो गए, जिनके बारे में बहुत सी बार यूपीएससी पूछ लेता है और वो बहुत फैक्चुअल चीज़ है, आप उसको डिसाइफर नहीं कर सकते या उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। आपको पता है तो पता है, तो उन चीज़ों को आप रिवाइज कर सकते हो आखिरी के समय में प्रीलिम्स के लिए। मेरा 2 बार मेंस निकला है, एक बार 2023 में निकला था और इस बार वापस से मेंस निकला है। मेंस के लिए मेरी स्ट्रेटेजी सिंपल सी है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको 2 चीज़ चाहिए, एक बेसिक फाउंडेशन चाहिए जो पॉइंट्स आप लिखोगे, और साथ में उसका वैल्यू एडिशन चाहिए जहाँ पे आप सब्सटेंशिएट करोगे चीज़ों को, एग्जांपल्स दोगे, डाटा दोगे, पॉइंट्स दोगे। तो मेरी थोड़ी सी इसमें स्ट्रेटेजी अलग सी रही है, क्योंकि आई हैव यूज्ड AI कॉम्प्रिहेंसिवली इन दिस प्रोसेस। मुझे पता था कि यूपीएससी में लिमिटेड टॉपिक्स है जो मेंस में है। प्रीलिम्स इज़ वेरी डिफरेंट गेम और मेंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट गेम है। मेंस में आपका फोकस होना चाहिए जो रिपीटेड थीम्स है और जो रिपीटेड टॉपिक्स है। यूपीएससी की आप जब सिलेबस भी देखते हो या फिर PYQ देखते हो, इन दोनों चीज़ को जब आप एनालाइज करते हो तो आपको कंसिस्टेंट थीम्स मिलती है कि इन्हीं थीम्स पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे एग्रीकल्चर है, फूड प्रोसेसिंग है, तो आपको पता है कि हर दूसरे तीसरे साल इनसे सवाल तो आना ही आना है। तो मेरी स्ट्रेटेजी वही होती थी कि मैंने लिस्ट ऑफ थिंग्स बना दी, साथ में सिलेबस के पॉइंटर्स ले लिए। सिलेबस के पॉइंटर्स के हिसाब से, जैसे कि एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एक पॉइंटर है, तो मैंने उस पॉइंटर लिया, उस पॉइंटर के मुझे 2 पेज के नोट्स बनाने हैं। अब 2 पेज के नोट्स कैसे बनेंगे, तो मैंने तो एक ही चीज़ करी है कि थोड़ा सा कोचिंग मटेरियल वगैरह से आपको बेस मिल सकता है, बट जो आपका मेन वैल्यू एडिशन वगैरह वो मैंने थोड़ा सा AI यूज़ करने की कोशिश करी। यहाँ पे मैं AI को प्रॉम्प्ट देता था कि इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने तो ये कर रखा था कि हर टॉपिक जो सिलेबस में मेंशन है या PYQ में पूछा हुआ है, उससे रिलेटेड मैंने हर टॉपिक से रिलेटेड 2 इंट्रोडक्शन, 2 कंक्लूजन, कीवर्ड्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट डाटा है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जो इंपॉर्टेंट
एग्जाम्पल्स वगैरह है जो मुझे कोट करना है, उससे रिलेटेड वेरियस डायमेंशंस होते हैं, चैलेंजेस क्या है उसमें, वे फॉरवर्ड क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, वही कुछ चीज़ें होती है। और हर चीज़ में 7-7 पॉइंट्स में लिख देता था कि अगर वे फॉरवर्ड है तो मेरे पास 7 वे फॉरवर्ड लिखे हुए हैं। अब मुझे क्या करना है, इस चीज़ को मुझे 2.5 पेज के अंदर कंसोलिडेट करना है। 2 से 2.5 पेजेस मैक्सिमम एक टॉपिक को आप उतना दे सकते हो, तो उस चीज़ को आप 2 से 2.5 पेज में कंसोलिडेट करोगे। तो मैं यही करता था कि AI के पास जाता था, ये टॉपिक है, इससे रिलेटेड मुझे ये सब चीज़ें बतानी है। उसके साथ में फिर मैं करता था टॉपर्स के जो नोट्स वगैरह है उनसे वैल्यू एडिशन, टॉपर्स के नोट्स और टॉपर्स की जो कॉपीज़ है उनसे वैल्यू एडिशन होता था। कैसे वैल्यू एडिशन होगा, ये मैं जाऊंगा सेम क्वेश्चन, जैसे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर पे किसी टॉपर ने आंसर लिखा हुआ है, किसी टॉपर ने आंसर लिखा हुआ तो उसने इंट्रोडक्शन बहुत बढ़िया सा लिखा है, तो मैं क्या करूँगा, उस इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छा लगा है मुझे, मैं कॉपी करूँगा, उसको अपने नोट्स के साथ में ऐड कर लूँगा। मैंने जितने भी अपने नोट्स है वो ऑनलाइन फॉर्मेट में बनाए हैं, तो दिस वॉज वेरी ईजी फॉर मी टू डू सो, क्योंकि जहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि यार ये तो एग्जाम्पल ऐसा है कि मैं नहीं सोच सकता और इसने लिखा है यहाँ पे, तो ये एग्जाम्पल मैं अपने नोट्स में ऐड कर देता हूँ। जैसे कि बहुत सी बार ये होता था कि GS1 का अगर हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन है उसमें मैं कोई सी बुक कोट कर देता था। जैसे मुझे दिख रहा है कि अगर आर्ट एंड कल्चर के ऊपर कोई क्वेश्चन है तो मैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया को कोट कर देता था, जवाहरलाल नेहरू की, या फिर कुछ एम्पायर्स के ऊपर बुक्स वगैरह लिखी हुई है तो उनको कोट कर देता था इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ। तो आप अगर एग्ज़ाम में सोचोगे कि मैं ये सब चीज़ें करूँगा तो एग्ज़ाम में वो सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होगी। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपके पहले से उन चीज़ों के नोट्स बने हुए हो और आप उन्हीं चीज़ों को रेप्लिकेट कर पाओगे जो आपके नोट्स में होगी। तो आपको डायग्राम्स भी अगर बनाने हैं या फिर कोट्स वगैरह कुछ लिखना है, आप मेरे जैसे आंसर कॉपीज़ वगैरह देखोगे उसमें आपको एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ कोट्स मिलेगा। मतलब हर दूसरे क्वेश्चन में मैंने कोट से या तो शुरू करा है या एंड करा है, तो वो वैसे ही होगा जब आप टॉपिक वाइज जाओगे और सब्जेक्ट को वैसे बिल्ड करोगे। और जिस क्वेश्चन में जिस टोन में क्वेश्चन पूछा गया है उस टोन में आपको आंसर देना है। मान लो आप, ऐसा हो सकता है कि आपने इंट्रोडक्शन के लिए जो कोट तैयार करा हो जिससे आपको इंट्रोड्यूस करने का मन हो, वो बहुत पॉजिटिव सेंस में है बट क्वेश्चन की टोन बहुत नेगेटिव सेंस में है, तो मैं फिर वो वाला इंट्रोडक्शन यूज़ नहीं करूँगा। उस समय मैं फिर अपना जो भी दूसरा इंट्रोडक्शन बना सकूँगा या फिर जो मुझे दूसरा याद आएगा वो करूँगा। तो उसका भी जो आप मटेरियल कलेक्ट कर रहे हो उसका भी बहुत अच्छे से यूज़ करना, दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और सिंस मैं AI का बोल रहा हूँ तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर भी लगा रहा हूँ कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम ओवरडू कर जाते हैं AI में भी, और ओवरडू ना हो इसके लिए अगेन यही है कि हम जितना सिलेबस से क्लोज रहेंगे, सिलेबस के जो पॉइंट्स हैं उनके मुझे 2 से 2.5 पेज के नोट्स बनाने हैं, डेट इज़ माई टारगेट, खेल खत्म। मैंने मेनली AI में ChatGPT और क्लाउड का यूज़ करा था। ChatGPT में ऐसा होता है कि आप जैसे कि मुझे चाहिए, हाँ अपन अगर एक टॉपिक की बात करें तो जैसे मुझे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पर नोट्स चाहिए, ठीक है। पहले तो कुछ टॉपर्स के नोट्स अवेलेबल है, 2-2 पेज के टॉपर्स के भी बहुत से उन्होंने शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं, तो वो आपको मिल जाते हैं। तो मैंने 3-4 टॉपर्स के डाउनलोड करके रखे थे कि कोई सा भी टॉपिक है तो उसके टॉपिक के मेरे पास 3-4 टॉपर के नोट्स है, तो उनसे एक बेस बन जाएगा। और मैं ChatGPT पे वो 3-4 फाइल्स भी अपलोड कर दूंगा कि इस तरह से तुझे सोचना है। एंड आई वुड देन आस्क, मैंने प्रॉम्प्ट बना रखा था कि यू हैव टू बी वेरी रिलेटेड टू UPSC, एग्जाम्पल्स आपको ऐसे देना है, जो वो है प्रॉम्प्ट मैंने वैसा बना रखा था, उस प्रॉम्प्ट के साथ में वो टॉपिक डाल देता था। सो आई यूज टू गेट ऑल द थिंग्स उसकी रिलेटेड। और उसके बाद फिर मुझे अगर लग रहा है कि कुछ चीज़ नहीं है तो वो मैं टॉपर्स के नोट्स से या टॉपर्स के पेपर से उसको चेंज कर लेता था। मैम पर्सनलाइज टच यही होता है कि आप ओपन AI या मतलब ChatGPT से कुछ भी चीज़ पूछ रहे हो तो वो किसी कंटेक्स्ट में आंसर कर रहा है। जैसे अगर वो पॉजिटिव टोन में आंसर कर रहा है तो बहुत सी बार एस्पिरेंट्स के साथ क्या होता है कि उन्होंने ये 7 पॉइंट्स याद कर रखे हैं बट उन 7 पॉइंट्स को उस क्वेश्चन से भी लिंक करना है। मैंने अगर जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे क्वेश्चन है तो आई वुड हैव गॉट पॉइंट्स कि ये जॉब क्रिएट कर सकता है, इससे रूरल अर्बन लिंकेजेस इंप्रूव हो सकते हैं, माइग्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, ये कुछ आपको पॉइंट्स मिलेंगे। बट वहाँ पे जब UPSC में क्वेश्चन आएगा तो UPSC में जब क्वेश्चन आएगा तो इट वुड बी वन एस्पेक्ट ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, वो उससे पूछेगा कि इस सेकेंड चीज़ से लिंक करो, तो आपको हर पॉइंट को लिंक करना आना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन अगर आया कि हाउ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेशन, तो आपको हर चीज़ को उसको लिंक करना पड़ेगा। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा तो आपको रूरल
इंडस्ट्रियलाइजेशन को माइग्रेशन से लिंक करना पड़ेगा। दैट इज़ वन थिंग जो आप डेवलप करते हो, जो इसमें आपके चैट जीपीटी हेल्प नहीं करेगा, वो प्रैक्टिस से आएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर लगाने से आएगा। मेंस के जितने भी चीज़ें थी उसमें एक फाउंडेशन मैंने करा था, तो फाउंडेशन के कुछ नोट्स थे, बट देवर ओनली बेसिक के जो मेरे बैक में रहते थे, बट मेनली तो मेरे नोट्स बनाने का यही रहता था कि टॉपर्स के नोट्स लिए हैं, चैट जीपीटी लिए हैं, और मैंने 2-2.5 पेज के अपने खुद के नोट्स बना लिए हैं। हर पेपर में मैंने ऐसा ही करा है। हर पेपर के जो टॉपिक्स लिस्टेड है, जो जैसे GS2 में है पॉलिटी में जुडिशरी है, तो जुडिशरी के मैं सारे PYQs निकाल लूँगा। जुडिशरी की जो लाइंस लिखी हुई है सिलेबस में, वो निकाल लूँगा मैं, और उनसे रिलेटेड जितना मैं रिसर्च कर सकता हूँ और जितना मैं AI वगैरह का यूज़ करके अपने नोट्स बना सकता हूँ, वैसे मैंने नोट्स बना लिए अपने। वैसे ही हर सब्जेक्ट के, हर टॉपिक के अपने नोट्स बना के, एज सच कोई अलग से सोर्स फॉलो करने का मेरा नहीं रहा था, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, बस यही अप्रोच रही थी। एक और हमारे एस्पिरेंट्स के साथ ये चीज़ होती है कि हम सिंस इंफॉर्मेशन ओवरलोड वाली दुनिया में रहते हैं, तो हम कंटेंट के पीछे भागने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास 4 एग्जाम्पल होते हुए भी हमारा मन कहता है कि यार 2-3 और एग्जाम्पल मिल जाते तो और अच्छा लगता। बट दैट इज़ वेयर जहाँ आपको रेजिस्ट करना पड़ेगा अपने आप को। जब तक आप कंसोलिडेट नहीं करोगे तब तक आपका रिवीजन नहीं होगा, जब तक आपका रिवीजन नहीं होगा तब तक आपका यूपीएससी क्लियर नहीं होगा। तो इसीलिए अपने सोर्सेज को लिमिट करना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। इसीलिए मेरी यही अप्रोच रही कि मैं किसी भी सोर्स के पीछे नहीं भागा। मेरे जो एक फाउंडेशन वाले चीज़ थी, जहाँ से मेरा फाउंडेशन बेकअप बन गया, उसके बाद मेरे जो नोट्स थे मैंने कंप्लीटली उन्हीं पे रिलाई करा। मेरे जो नोट्स थे उन्हीं को बार बार रिवाइज करा। ये हो सकता है कि सेल्फ डाउट आपको आ सकता है कि नोट सही है या गलत है, अच्छे तो बनाए हैं या नहीं। इसके लिए मैं बोलूँगा कि जो आपके टॉपर्स के नोट्स हैं, बाकी टॉपर्स ने जो डाल रखे हैं अपने टेलीग्राम पे, या बाकी टॉपर्स ने जो शेयर कर रखे हैं, आप उनसे अपने नोट्स कंपेयर कर सकते हो। अगर आपके इन द लाइन ही है कि उसने भी ऐसे ही 4-5 पॉइंट लिखे हैं और मैंने भी ऐसे 4-5 पॉइंट ही लिखे हैं, तो वो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, और सिर्फ वही नोट्स ही काम में आए थे मेरे, और वही काम में आ रहे हैं। ऐसे कि मेरी स्ट्रैटेजी सिंपल सी रही कि ऐसे में मेरे पहले ईयर में 96 नंबर ही था, तो मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना है। तो उसके लिए मेरा सिंपल सा स्ट्रैटेजी यही था कि पहले तो मैं टॉपर्स के ऐसे के थ्रू गया, फिर मुझे एक कंसिस्टेंट थोड़ी सी थीम समझ में आई कि मैं जो ऐसे अटैम्प्ट कर रहा हूँ वो थोड़ा सा गलत हो रहा है। एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है ऐसे का कि आप पहले इंट्रोडक्शन देते हो, इंट्रोडक्शन के पहले आप एक कोई सा एनेक्डोट या कोई स्टोरी के थ्रू इंट्रोड्यूस करते हो, उसके बाद आप धीरे से ट्रांजिशन करते हो, ट्रांजिशन के बीच में वर्ड्स होने चाहिए, एब्रप्ट एंडिंग नहीं होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को जब मैं धीरे धीरे टॉपर्स वगैरह की कॉपी में नोटिस करा चीज़ें, उसके बाद में 2-3 ब्लॉग्स है पुराने टॉपर्स के ऐसे से रिलेटेड, आप उनको फॉलो कर सकते हो। एक सिमरन मैम का ब्लॉग है, उसको आप डेफिनेटली रीड कर सकते हो, क्योंकि वो आपको स्पेसिफिकली बताएगा। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि हम आर्टिफिशियल एसेस की तरफ जा रहे हैं, बट ऐसे इज समथिंग जो थोड़ा नेचुरल होना ही चाहिए। तो आप एक स्ट्रक्चर जरूर बना सकते हो, बट अंदर का कंटेंट नहीं बना सकते ऐसे का। आप स्टोरीज वगैरह जरूर कलेक्ट कर सकते हो और उनको रिप्रोड्यूस या रीयूज़ कर सकते हो। दैट इज़ वन थिंग जो आपको वैल्यू एडिशन में करना ही करना है। बट जो ऐसे का नेचुरल फ्लो है वो आपको नेचुरली ही लाना पड़ेगा, और स्ट्रक्चर वगैरह कैसे करना है ये आप थोड़ा सा उस ब्लॉग को पढ़ लोगे तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग सकता है। मैं खुद एक हम्बल बैकग्राउंड से आया हूँ। मैंने सरकारी स्कूल से हिंदी मीडियम में ही अपनी 12th करी है, तो इंग्लिश वॉज अ बिग फियर फॉर मी ऑल्सो। बट सिंस मैंने 2 बार ऐसे के पेपर लिखा है, एक चीज़ मेरे मन में बिल्कुल क्लियर है कि यूपीएससी फ्लारी इंग्लिश नहीं देख रहा है, एक डिसेंट लेवल ऑफ इंग्लिश ज़रूर देख रहा है यूपीएससी, कि आपके वर्ड्स जो है सेंटेंसेस प्रॉपर्ली फॉर्म्ड है कि नहीं है, ग्रामर आपकी सही है कि नहीं है, वो ज़रूर देख रहा है। बट जो आजकल ट्रेंड चल रहा है कि मैं फैंसी वर्ड्स लिख दूंगा तो मुझे ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, या मैं कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा डाल दूंगा तो उससे ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, वो चीज़ काम नहीं करती है। इंस्टेड आप जितना सिंपल रखते हो ऐसे को, जितनी सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करते हो, उतनी ज़्यादा वो हेल्पफुल होती है। GS1 के वही डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, और सिंस बहुत ज़्यादा ही सब्जेक्ट्स है GS1 में, मॉडर्न हिस्ट्री है, उसका वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, पोस्ट इंडिपेंडेंस भी है, एंशिएंट एंड मिडिवल भी, आर्ट एंड कल्चर भी है, 5 तो हिस्ट्री के ही सब्जेक्ट हो गए, ज्योग्राफी है, सोसाइटी है। तो इसके लिए थोड़ा सा ये है कि आपको फोकस करना पड़ेगा चीज़ों को। मेरे मन में ये क्लियर था कि पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, इनसे मैक्सिमम आएगा तो एक सवाल आएगा, तो मुझे क्लियर था कि इन पे मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। बट प्रिपरेशन तो करना है, ऐसा तो नहीं कर सकता कि एक सवाल में वहाँ पे छोड़ के ही आ जाऊँ। तो मैंने क्या करा था कि इनके बहुत ही छोटे और बहुत ही
टॉपिक स्पेसिफिक। अगर आप जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में देखोगे तो कुछ ही टॉपिक्स है जो बार बार यूपीएससी पूछता रहता है। वर्ल्ड हिस्ट्री ऐसे आप पढ़ने जाओगे तो आपको 10 दिन लग जाएंगे, आप जितने लेक्चर्स देखो उतने कम है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री इज अ टॉपिक जहाँ पे वर्ल्ड की हिस्ट्री कभी खत्म होती ही नहीं है। तो इसलिए कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स है, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछता रहता है। तो मेरा स्ट्रेटेजी सिंपल सा था कि मैं सिर्फ उनके ही नोट्स बनाऊंगा, उसके अलावा मुझे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेम वॉज विद पोस्ट इंडिपेंडेंस, मैंने मेनली तो स्किप ही करा था, बस थोड़ी बहुत चीज़ों के छोटे मोटे नोट्स, जैसे इमरजेंसी के 50 ईयर्स हुए थे तो मुझे लग रहा था कि क्वेश्चन आ सकता है उससे, तो मैंने उसके 2 पेज के नोट्स बना लिए। दिस इज समथिंग जो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, जिससे आपकी प्रायोरिटीज़ भी खराब ना हो, क्योंकि जिन एरियाज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे ज्योग्राफी से आपसे 3 से 4 क्वेश्चन हर पार्ट में 10 मार्कर्स में भी और 15 मार्कर्स में भी पूछेगा ही। तो एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट अच्छे से करना है या 3-4 क्वेश्चन में ज़्यादा नंबर लाना है, वो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा चीज़ों को। और वही मेरी स्ट्रैटेजी थी। और हर सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बोलूँ तो मेन सब्जेक्ट्स के लिए तो एक ही स्ट्रैटेजी थी, मैं कीवर्ड्स पे जाता था, उनके कीवर्ड्स जो लिखे हैं उन पे नोट्स बनाने की कोशिश करता था, पीवाईक्यूज एनालाइज करता था कि इस टॉपिक से क्या क्या पीवाईक्यूज पूछे गए और उनके आंसर्स बनाने की, या फिर उन पे मटेरियल 2 पेज का जो मैं बनाता हूँ वो बनाने की कोशिश करता था। वैसे ही मैंने हर सब्जेक्ट का करने की कोशिश करी है GS1 में। तो एक बच्चे बहुत ज़्यादा गलती ये करते हैं कि ज्योग्राफी के लिए मेंस में स्पेसिफिकली सिर्फ NCERT पर रिलाई करते हैं। ज्योग्राफी के लिए 2 चीज़ें, प्रीलिम्स के लिए आपको सिर्फ NCERT पर रिलाई करना है, ये तो मैं भी एग्री करता हूँ, उसके अलावा कोई सोर्स की ज़रूरत ही नहीं है आपको NCERT के अलावा प्रीलिम्स में। बट जब मेंस की बात आती है तो मेंस में ज्योग्राफी में बहुत सी बार बच्चे इग्नोर करके और सिर्फ NCERT पढ़ के चल जाते हैं। बट जो डिफरेंट टॉपिक्स यूपीएससी पूछ रहा है, ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड या पॉपुलेशन से रिलेटेड, इस साल जैसे सोलर वगैरह के क्वेश्चन पूछे गए, तो इसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ज्योग्राफी के भी टॉपिक वाइज नोट्स बनाएं। जैसे कि मैंने क्या करा था कि एनर्जी रिसोर्सेज है, उनसे रिलेटेड एक नोट्स बना दिया। अब ह्यूमन रिसोर्स में कुछ भी पूछ सकता है, कोई सी भी इंडस्ट्री वो पूछ सकता है, तो इसके लिए मैंने क्या करा कि एक इंडस्ट्री रिलेटेड कॉमन सी चीज़ें बना ली, क्या कि कोई सी भी इंडस्ट्री कहाँ पे क्यों लोकेटेड होगी, तो जैसे रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा या लोकेशन की प्रॉक्सिमिटी होगी, कैपिटल अवेलेबल होगा, वैसी कुछ जनरल चीज़ें आप या टेम्पलेट्स बना सकते हो, दैट कुड बी वेरी हेल्पफुल इन ज्योग्राफी। अब हम अगर GS2 पे आए तो GS2 में अगेन वी हैव 3 सब्जेक्ट्स, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड IR। पॉलिटी और गवर्नेंस का मेरा वही फंडा रहा है। एक तो लक्ष्मीकांत अपन पढ़ते ही है, तो प्रीलिम्स के समय ऐसा होता है कि लक्ष्मीकांत का अपना बहुत बार रिवीजन भी हो जाता है और चीज़ें लक्ष्मीकांत से याद हो जाती है। तो मेंस के लिए मेनली लक्ष्मीकांत प्लस जो मैं बोल रहा हूँ कि 2 पेज के नोट्स जो आप हर सब्जेक्ट के लिए बनाओगे, वैसे ही पॉलिटी के लिए भी बनाओगे। उसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉलिटी में ये करना है कि आर्टिकल्स वगैरह जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस वगैरह है, वो हर टॉपिक के साथ में आपको कलेक्ट करना है और हर टॉपिक के साथ में आपको यूज़ करते रहना उन सब चीज़ों को। कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए, बहुत सी बार कोई प्रेसिडेंट सेट हो जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स वगैरह है, उन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके साथ में बहुत सी बार मैं ये चीज़ स्पेसिफिकली करता था कि मैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्ट वगैरह है उनकी बुक्स वगैरह कोट कर देता, सोली सारब जी हो गए या फिर फली नरीमन जी हो गए, उनको कोट कर देता था। सो दिस आर सम थिंग्स दैट कैन एड वैल्यू टू योर आंसर्स। तो आप इन चीज़ों पे भी वर्क कर सकते हो। उसके बाद में जब इंटरनेशनल रिलेशंस की बात आई तो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मैं करंट पे ही रिलाई करता था। मेनली जो मैगजीन्स आती है उसमें IR का जो पार्ट कवर होता है उससे मैं करने की कोशिश करता था। और दूसरा जो कावा के नोट्स आते हैं, डिपिन सर का कोर्स है, उसमें IR कवर होता है, उससे करने की कोशिश करता था। डिपिन सर का नेक्स्ट IAS का जो कावा कोर्स होता है, करंट अफेयर्स वैल्यू एडिशन का, उसका मेनली इंटरनेशनल रिलेशंस में मेरे नोट्स उसी पे बेस्ड थे। इंटरनेशनल रिलेशंस और एग्रीकल्चर वो मेनली बेस्ड थे वहाँ से। एक और चीज़ GS2 में गलती बच्चों से ये होती है कि सिंस बहुत सारे बच्चे PSIR ऑप्शनल के साथ करते हैं, तो बहुत सी बार ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाते हो GS2 के आंसर में। बट आपको ये याद रखना है कि थोड़े बहुत स्पेसिफिकेशन इज़ नेसेसरी, वो आपको करना पड़ेगा, बट टेक्निकलिटी इज़ समथिंग दैट आपको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप टेक्निकल हो जाते हो तो वो जनरल स्टडीज़ का जो एसेंस है वो ख़त्म हो जाता है। GS3 में मेरे लिए एक एडेड एडवांटेज था, सिंस मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स है, उसके साथ में मेरा ऑप्शनल भी इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर की मेरे को एज सच अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसको मैंने अपने जो पेपर 2 के कोर्सेस है उसके थ्रू ही मैंने
उनको अप्रोच करने की कोशिश करी। उसके बाद में जो बाकी के टॉपिक्स है, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इनमें अगर आप एनालाइज करोगे PYQs को और टॉपिक्स को तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ लिमिटेड एरियाज़ और डोमेन्स है जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रहा है। अगर आप देखोगे तो यूपीएससी साइंस एंड टेक में कभी कभी रैंडम सवाल पूछ लेता है, वो तो हमारे हाथ में है ही नहीं। बट जो प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस है वो आपको या तो बायोटेक से मिलेंगे या नैनोटेक से मिलेंगे या तो AI से पूछ लेगा वो। सो दिस आर सम लिमिटेड एरियाज जहाँ से आपको प्रिपेयर करना है। तो साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, दिस आर वेरी ब्रॉड फील्ड्स। तो यहाँ पे आपको लिमिट करना पड़ेगा अपने आपको अप टू PYQs। हो सकता है कि वो कुछ ऐसे रैंडम सा सवाल पूछ ले, जैसे कि एक्सरे का सवाल 2021 में पूछ लिया था या कुछ वैसा सवाल पूछ ले, बट उन सब चीज़ों से आपको बह नहीं जाना है, क्योंकि वही है कि आप आपके हाथ में यही है कि आप PYQs कर सकते हो, आप अपने टॉपिक्स कर सकते हो, जिससे आप ये इंश्योर करोगे कि मेरी प्लानिंग फुल प्रूफ है। आप कुछ एक्स्ट्रा हुआ तो मैं वहाँ एग्जाम कंडीशन में ही सोच के उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। GST के लिए मेरे 2-3 क्वेश्चन पॉइंट्स है। फर्स्ट इज़ कि GST इज़ अनलिमिटेड, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक है, हर चीज़ है। जैसे मैं साइंस एंड टेक बोलूँगा तो हर रोज़ नए इनोवेशन हो रहे हैं या हर रोज़ कुछ ना कुछ साइंस एंड टेक के फील्ड में हो ही रहा है, तो आप हर चीज़ के पीछे भागते नहीं फिर सकते हो। तो उसके लिए आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके पास जो PYQ का एनालिसिस करके जो कंसिस्टेंट थीम्स आ रही है, जहाँ से यूपीएससी हर बार सवाल पूछता ही पूछता है, आप उनके लिए प्रिपेयर्ड हो। और बाकी जो करंट के लिए है तो आप कोई सी मैगजीन वगैरह फॉलो करके उन करंट की चीज़ों को कवर कर सकते हो। दिस इज़ वन थिंग मैं बोलना चाहूँगा। और सेकेंड चीज़ इज़ कि GST में बहुत सी बार होता है कि हमारे पास कंटेंट की कमी होती है, बट जब आप टॉपर्स की कॉपीज़ का एनालिसिस करोगे तो आपको टॉपर्स की कॉपीज़ में मिलेगा कि GST में पीपल आर राइटिंग मोर एंड मोर नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप डिफरेंट डायमेंशंस में, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन भी है तो उसमें इकोनॉमिक डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, ऐसे करके नंबर ऑफ पॉइंट्स ज़्यादा जनरेट करने की कोशिश करो। आप इसके लिए टॉपर्स कॉफ़ी थोड़ी सी अगर रेफर करते हो तो आप देखोगे कि 10 मार्कर्स में टॉपर्स आर राइटिंग अराउंड 13 to 14 पॉइंट्स इन 10 मार्कर क्वेश्चन। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको छोटे छोटे पॉइंट्स विद एग्जाम्पल, सब्सटेंशिएशन, डाटा के साथ याद बनाने की प्रैक्टिस भी चाहिए। और साथ में हर पॉइंट को जितना से ज़्यादा सब्सटेंशिएट कर सको विद डाटा, फैक्ट्स। जैसे मैं खुद एक इकोनॉमिस्ट हूँ, तो वी इकोनॉमिस्ट आर फैसिनेटेड बाय फैक्ट्स एंड डाटा, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। GST में टॉपर्स की कॉपीज से रिलेटेड मैं 2 कॉपीज सजेस्ट करना चाहूँगा। एक तो माधव अग्रवाल सर जो है, जिनकी AIR 16 आई थी लास्ट ईयर, उनकी कॉपी आप देख सकते हो। उसके साथ में विक्रम सर है, विक्रम अग्रवाल सर, AIR 9 जिसकी लास्ट ईयर आई थी, उनकी कॉपी भी आप देख सकते हो। क्योंकि उनकी कॉपी में जब आप एनालाइज करोगे, मैंने जैसे एनालाइज करा तो मुझे ये दिखा कि उनकी मैंने GS2 की कॉपी देखी और उनकी GS3 की कॉपी देखी। GS2 की कॉपी में आप देखोगे कि उन्होंने हर पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करा है। लाइक कोई भी पॉइंट लिख रहे हैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको सब्सटेंशिएट कर रहे हैं। तो आप जब GS2 की कॉपी देखोगे तो उसमें 10 नंबर में आपको 8 पॉइंट्स ही मिलेंगे। उनकी कॉपीज़ में 8 पॉइंट्स, 9 पॉइंट्स उनको अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। थोड़े बड़े पैराग्राफ भी लिख रखे हैं, कुछ चीज़ों में कंक्लूजन थोड़ा सा बड़ा लिख रखा है। बट उन्हीं की कॉपी जब आप GS3 की देखोगे, उसमें आप देखोगे कि वही 8 पॉइंट 14 पॉइंट 13 पॉइंट हो गए हैं। नेक्स्ट में सीधे पॉइंट लिख रहे हैं, डाटा स्पेसिफाई कर रहे हैं। उसके बाद में इंट्रोडक्शन का साइज़ कम हो गया, कंक्लूजन का साइज़ कम होगा। दिस आर सम थिंग्स जो आपको एनालाइज खुद से करना पड़ेगा, और खुद से जब आप करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जाम की डिमांड क्या है। GS2 में मुझे किस तरीके से अप्रोच करना है पेपर को, GS3 में मुझे किस तरीके से अप्रोच करना है पेपर को। GS4 में जैसे कि एम्पैथी की मैं बात कर रहा था। एम्पैथी में ऐसा होता है कि मैंने एक टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, जैसे कि मुझे एम्पैथी पे अपने नोट्स बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, वही चीज़ की AI के पास जाऊँगा, एम्पैथी से रिलेटेड कोट्स सर्च करूँगा। कुछ फिलोसोफर्स वगैरह या कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ने एम्पैथी के बारे में कुछ कहा होगा, जैसे कि विवेकानंद जी ने कहा है कि सर्विस ऑफ जीवा इज सर्विस ऑफ शिवा। वैसी कुछ चीज़ें मैं कलेक्ट कर लूँगा। उसके साथ में एग्जाम्पल्स जो है रियल लाइफ के, जैसे कि सुधा मूर्ति मैम का कोविड-19 का एग्जाम्पल है, या फिर एम्पैथी से रिलेटेड मदर टेरेसा का जो एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं या हम सुनते हैं, वैसे कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स वगैरह मैं उससे रिलेटेड कवर कर लूँगा। तो मेरा अप्रोच सिंपल सा था कि जो
टॉपिक्स मेंशन्ड है सिलेबस में, उनसे रिलेटेड मुझे अगेन एक्सटेंसिवली रिसर्च करना है। अब हर पेपर की एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे कि मैंने बोला था कि पॉलिटी में आपको आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज़, इन पे फोकस करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर्स पे फोकस करना पड़ेगा। वैसे ही जब आप एथिक्स पे आते हो तो एथिक्स पे इंपॉर्टेंस आ जाता है एग्जाम्पल्स का, एथिक्स पे इंपॉर्टेंस आता है कि कोट्स आप कितने अच्छे कर सकते हो या फिर आप किसी चीज़ को इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। कुछ थ्योरीज होती है एथिक्स में, उनका आप कितने अच्छे से कोट कर सकते हो, जैसे कांट की थ्योरी आप कितने अच्छे से एक क्वेश्चन के अंदर ही इंक्लूड कर सकते हो। आप कोई सा पॉइंट लिख रहे हो, उसके साथ में आप बता सकते हो कि दिस इज रिलेटेड टू कांटियन प्रिंसिपल, या फिर आप उसी में बता सकते हो कि दिस इज रिलेटेड टू डिओन्टोलॉजी। ये सब चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको इन सब चीज़ों को कलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं अगर एम्पैथी पे कोई क्वेश्चन आया तो मुझे एम्पैथी से रिलेटेड वही 2 पेज के नोट्स बनाने हैं और उनसे रिलेटेड टॉपिक्स को इकट्ठा करना है। एथिक्स में टाइम मैनेजमेंट इज एन इशू और सभी को दिक्कत होती है। ऐसा नहीं है कि कोई टॉपर है या कुछ है तो उसका पहले पेपर कंप्लीट हो जाता है, हम भी मर मर के ही पेपर कंप्लीट करते हैं। तो पॉइंट ये है कि आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। मेरा स्ट्रेटेजी एकदम सिंपल से थी कि मैं क्या करूँगा कि आधे घंटे पहले के जो आधे घंटे हैं उसमें जीएस की जो 10 मार्कर क्वेश्चंस है उनको फोकस करूँगा एथिक्स के। उसके बाद जितनी भी केस स्टडीज़ है वो सारी एक बार में मैं कंप्लीट करूँगा, और फिर जो लास्ट का टाइम बचेगा 1 घंटे के आसपास का जो टाइम बचेगा उसमें मैं अगेन जाऊँगा वापस से जो 10 मार्कर क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनके पीछे। तो मेरी मेनली स्ट्रेटेजी यही रहती थी कि केस स्टडीज़ में जब आप आंसर कर रहे हो तो जो क्वेश्चंस पूछे गए उनको आंसर करो। बहुत सी बार ये होता है कि हम टॉपर्स की या किसी की कॉपी देख के या कोई हमको बोल देता है कि एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती है जैसे कि स्टेक होल्डर्स हो गया या फिर दूसरी जो एडिशंस हम करते हैं, हम क्वेश्चंस को एड्रेस ना करते हुए उन एडिशंस पे फोकस कर देते हैं। बट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप उस क्वेश्चन को एड्रेस करो। जब एथिकल वैल्यूज़ पूछी गई है तो आप इथिकल वैल्यूज़ ही बताओ, नॉर्मल चीज़ें मत बताओ, नॉर्मल वैल्यूज़ या कुछ मत बताओ। या फिर अगर इथिकल इश्यूज़ पूछे गए हैं तो आप अगर नॉर्मल इश्यूज़ बता रहे हो तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे, आपको इथिकल इश्यूज़ ही बताना है। एम्पैथी इज़ एन इथिकल इशू। वैसे ही अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें आप बता सकते हो कि एम्पैथी का इशू है। बट अगर आप सिर्फ नॉर्मल लिख के आ जा रहे हो कि ये इश्यूज़ है कि कमिश्नर को ये नहीं करना चाहिए, डीएम को वो नहीं करना चाहिए केस स्टडी में, तो वो गलत अप्रोच हो जाएगी। जो क्वेश्चन पूछा है उसने उसी को आंसर करने की कोशिश करना केस स्टडी में। मेरा तो केस स्टडी में अप्रोच सिंपल सी होती थी, मैं एक छोटा सा 3-4 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखूंगा केस स्टडी में, और फिर डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड। अगर 4 क्वेश्चन पूछे हैं उस केस स्टडी में तो मैं सीधे आ जाऊँगा आंसर करने के लिए, और सिंस टाइम का अपने आप में क्रंच रहता ही है तो हर क्वेश्चन में मैं आधा पेज के आसपास तो छोड़ने की कोशिश करता ही था, जिससे ये हो जाए कि लास्ट में पूरे में मेरा टाइम अच्छे से मैनेज हो जाए। अगर मेरे में 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ही पूछे, कुछ केस स्टडीज ऐसी भी आ जाती है जहाँ पे सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे हैं बट आपको पेजेस तो भरने हैं, तो उसके लिए फिर आप ये सब चीज़ें एडिशंस का हेल्प करोगे। वहाँ पे आप डायग्राम बना सकते हो, वहाँ पे आप स्टेक होल्डर्स यूज़ कर सकते हो। बट जहाँ पे क्वेश्चंस अपने आप में बहुत ज़्यादा, जैसे इस साल की जो भी केस स्टडीज़ आई है या उसके पिछले साल की केस स्टडीज़ आई थी, उनमें अपने आप में क्वेश्चंस 4 है, तो उसमें आपके पास स्पेस ही नहीं बचता है कि आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सको। तो वो जो क्वेश्चंस पूछ रहा है उन्हीं को आप एड्रेस कर दो, उसी में आपको नंबर मिल जाएंगे। मेरा थोड़ा सा यूनिक ऑप्शनल है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड गाइडेंस भी बहुत कम अवेलेबल है और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मटेरियल भी बहुत कम अवेलेबल है। तो दैट वाज अ प्रॉब्लम जो मुझे भी बहुत ज़्यादा हुई। मेरी एक कॉलेज की सीनियर है श्रेयाश्री नाम से, उनकी AR 71 आई थी, उनके जो नोट्स वगैरह है उनको मैंने एक्सटेंसिवली फॉलो करा है। उसके बाद में मेनली तो ये होता है कि स्टैंडर्ड बुक्स होती है जैसे कि HL आहूजा हो गई है, उमा कपिला हो गई है, मैक्रो की अगेन HL आहूजा हो गई है, सेल्वेटोर हो गई है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की, या तो फिर पब्लिक इकोनॉमिक्स के लिए HL भाटिया हो गई है एक्सेट्रा। तो आपकी जो सोर्सेज है वो यही रहेंगे। तो इसमें मेरा फोकस यही होता था कि इन बुक्स के मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, क्योंकि अगर आप जैसे HL आहूजा देखोगे तो 1100-1200 पेज की बुक है, आप उसको रिवाइज तो कर नहीं सकते हो, तो उसके शॉर्ट नोट्स, इसके लिए मैं स्पेसिफिकली बोलूँगा कि श्रेयाश्री मैम ने उन्हीं के नोट्स बना रखे हैं। तो आप जब उनके नोट्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। मैं आई एम नॉट सेइंग कि आप उनके नोट्स कॉपी कर लो, बट आपको स्ट्रक्चर और वे पता चलेगा कि ऐसे मुझे नोट्स बनाने और दिस वुड बी हेल्पफुल इन रिप्रोड्यूसिंग। तो एक और चीज़ जो मैंने ऑप्शनल में फॉलो करी थी, जो बच्चे
नहीं करते हो, जो मैंने यूनिक लगी थी, मैंने ऑप्शनल में लिमिटेड टॉपिक्स होते हैं, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो केंशियन मॉडल है, क्लासिकल मॉडल है, यही कुछ टॉपिक्स है, न्यू केंशियन है, न्यू क्लासिकल है, न्यू केंशियन है, न्यू क्लासिकल है। तो मैंने क्या करा था, इनसे रिलेटेड इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तैयार कर लिए थे, और उसके साथ में ही कुछ स्पेसिफिक पेपर्स तैयार कर लिए थे, जो इकोनॉमिक लिटरेचर के जो पेपर्स होते हैं। जैसे कि मुझे अगर केंशियन इकोनॉमिक्स पे कोई सा सवाल आया, जो कि आना ही आना है मैक्रो इकोनॉमिक्स के पेपर में, सो आई वुड कोट द ओरिजिनल पेपर ऑफ केन्स। केन्स का 1936 का ओरिजिनल पेपर है अराउंड मनी वाला, तो मैं स्पेसिफिकली इंट्रोडक्शन में ही उस पेपर को ही कोट कर दूंगा कि केन्स इन हिज दिस पेपर सेड दिस अबाउट दिस। उसके बाद फिर ये होता है कि आप एजम्पशंस वगैरह अच्छे से बता दो। उसके बाद में फिर वैल्यू एडिशन वाला जो पार्ट है वो मैं कंक्लूजन वगैरह में कर देता था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का अगर कोई क्वेश्चन है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपने क्वेश्चन आंसर करा, कोई मान लो ओलिगोपोली पे क्वेश्चन है या डुओपोली पे क्वेश्चन है, सो आई वुड एंड इट बाय सेइंग कि डुओपोली का तो हमारे यहाँ पे रियल वर्ल्ड में कोको कोला पेप्सी कैन बी एन एग्जाम्पल जहाँ पे सेम प्रॉब्लम हो सकती है। उसको मैं रियल लाइफ से या फिर जो गुड एग्जाम्पल्स हमारे डे टू डे लाइफ में हम देख सकते हैं, उस ऑप्शनल के टेक्निकल पेपर को भी आप जितना ज़्यादा रियलिस्टिक बना सकते हैं, डेट वॉज वन अप्रोच आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट। तो मेरे जितने भी कंक्लूजन्स वगैरह होते थे उनमें मैं यही ट्राई करता था कि यार इसको जो पेपर 2 है उससे कहीं ना कहीं रिलेट कर दूँ, या रियल लाइफ का कोई एग्जाम्पल है उससे रिलेट कर दूँ। तो दिस इज़ वन थिंग। जैसे कि इस साल का मुझे एक क्वेश्चन अच्छे से याद है कि जे कर्व पे क्वेश्चन आया था एक, तो मैंने क्या करा, अरविंद विरमनी सर का एक पेपर है जे कर्व से रिलेटेड, जिसमें वो इंडिया के कंटेक्स्ट में 1991 के बाद में जे कर्व का कंसेप्ट बताते हैं। तो मैंने क्या करा कि पेपर 1 में क्वेश्चन था, पेपर 1 में इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि आप पेपर 2 के ऑथर्स वगैरह को कोट करो। मैंने क्या करा, पेपर 1 में पेपर 2 के ऑथर को कोट कर दिया कि अरविंद विरमनी सर ने इंडियन कंटेक्स्ट में जे कर्व को प्रूव करा था, वो बताता है वर्थ क्या है जे कर्व की इन स्टडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। वैसे करके आप कर सकते हो। तो वो इंटरलिंकेजेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ऑप्शनल प्रिपरेशन। आंसर राइटिंग के लिए एक सिंपल सा फंडा है, आप जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना बेटर वो है, क्योंकि आंसर राइटिंग इज़ अ प्रोसेस, वो धीरे धीरे बिल्डअप होती है। मेरे आप पहले आंसर देखोगे तो मैंने 4-4 पैराग्राफ के आंसर लिखे हुए हैं। 10 मार्कर का क्वेश्चन है तो 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ, इतने मोटे मोटे, और 2 पॉइंट मिलेंगे आपको उन क्वेश्चन पे। एक इंट्रोडक्शन में चल गया, कंक्लूजन में एक पैराग्राफ में 1 पॉइंट, दूसरे पैराग्राफ में दूसरा पॉइंट। तो वो धीरे धीरे आप बिल्डअप करते हो जब आप लिखते हो आंसर्स। और जैसे कि अगर बहुत से बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए नहीं है या किसी गाइडेंस के अंडर नहीं है, तो उनके लिए मैं स्पेसिफिकली एक चीज़ बता सकता हूँ कि आपके पास टेस्ट सीरीज क्वेश्चंस अवेलेबल है। या तो आप किसी टॉपर की आंसर कॉपी को डाउनलोड करो, उसने जिस क्वेश्चन का आंसर दिया है आप उसी क्वेश्चन का आंसर दो। अब फिर क्या होता है, आपको यहाँ पे कंपैरिजन करना है, इस टॉपर ने इस क्वेश्चन को ऐसे लिखा था और मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे लिखा था, मैं इस चीज़ में यहाँ पे ये चीज़ इंप्रूव कर सकता हूँ। जैसे मैं अभी GS2 और GS3 के बारे में बता रहा था, जब मैंने वहाँ पर देखा कि GS3 में जो भी टॉपर है वो ज़्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स लिख रहे हैं, तो अब मेरे दिमाग में है कि अब GS3 का जब भी क्वेश्चन आएगा तो मुझे 13 से 14 पॉइंट्स लिखना है। अब मैं क्या करूंगा, उसने जो क्वेश्चन लिखा है उसी क्वेश्चन को मैं भी लिखने की कोशिश करूंगा। जब मैंने लिखे, अब उसने 13 पॉइंट लिखे होंगे, मैंने भी 13 पॉइंट लिखे, अब मैं कंपैरिजन करूंगा कि मैंने ये 3 पॉइंट लिखे थे बट मैंने ये चीज़ मिस कर दी जो कि इसने लिखी थी। इसने यहाँ पे ये 3-4 डाटा भी डाले थे, इसका इंट्रोडक्शन देखो यहाँ पे कितना अच्छा था। तो दिस इज समथिंग जो आपको रेगुलर बेसिस पे कंपेयर खुद को ही करना पड़ेगा और खुद से ही आप धीरे धीरे इंप्रूवमेंट ही होगा। आप ये सोचोगे कि कल मैं टॉपर की कॉपी पढ़ लूंगा और कल मेरे बहुत अच्छे आंसर हो जाएंगे, तो वो नहीं होगा। वो प्रोसेस जो है वो ग्रेजुअल प्रोसेस ही और धीरे धीरे ही आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने GS2 और GS3 की अपनी कॉपीज़ को एनालाइज, टॉपर्स की कॉपीज़ को एनालाइज करा, तब मेरे दिमाग में ये चीज़ इम्प्रिंट हो गई थी कि यार GS3 में मैं देखूंगा तो टॉपर ने ऐसे 14 पॉइंट लिखे हैं, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं भी उस चीज़ को रेप्लिकेट करने की कोशिश करूंगा कि मैं भी अब 14 पॉइंट लिखूंगा। उसके बाद फिर आएगा कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस कैसे करूंगा कि टॉपर ने 4 डायमेंशन में पॉइंट बताया और मैंने क्या करा है कि 2 ही डायमेंशन के पॉइंट को इलेबोरेट करा है कि 2 ही डायमेंशन के 4 पॉइंट को बताया। अब मैं उसको एनालाइज करूंगा कि यहाँ पे मैं 2 डायमेंशन और ये ज़्यादा दे सकता था, यहाँ पे मैं ये डाटा और दे सकता था, यहाँ पे इंट्रोडक्शन मेरा और ज़्यादा बेटर हो सकता था। क्योंकि आंसर राइटिंग एक प्रोसेस है और वो धीरे धीरे ही बिल्डअप होगी। आप
आप चाहोगे कि अगर मैं एक दिन में ही पूरी आंसर राइटिंग सीख जाऊँ या मैं किसी टॉपर की कॉपी पढ़ के या किसी टॉपर के नोट्स देख के मैं आंसर राइटिंग आ जाए, तो वो नहीं होगा। वो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेली इंप्रूव करना पड़ेगा, वैसे ही आपकी इंप्रूव होगी। इस बार मैंने जैसे बताया था कि पिछले बार मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। प्रीलिम्स नहीं होने के बाद भी मेरी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर थी। मुझे पता था कि मुझे मेंस पे ही फोकस करना है, क्योंकि नंबर और रैंक जो है वो मेंस ही आपको दिला सकता है। तो मैंने इस बार जो बेसिक्स होते हैं, बहुत पिछले वाले अटेम्प्ट में मेरे साथ ये था कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे थे जिनके नोट्स अवेलेबल नहीं थे मेरे पास, मैंने उनके नोट्स नहीं बनाए थे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी थी। तो इस बार मेरा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर था कि मुझे आंसर राइटिंग अच्छे से करना है, जितने भी टॉपिक्स है सब पे मुझे नोट्स चाहिए, और एंड वाला जो फेज़ है, ये वाला जो नोट्स वाला काम जो आपको करना है वो जुलाई से दिसंबर के बीच में ही कंप्लीट करना पड़ेगा। तभी जाके आप जो 80 दिन की विंडो जो प्री के बाद मिल रही है आपको, उसमें आप वो चीज़ रिवाइज कर पाओगे और वो चीज़ को रेप्लिकेट कर पाओगे। तो अगर आपको बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि 80 दिन में आप एक चीज़ कर सकते हो, या तो आप नोट्स बना सकते हो या उनको रिवाइज कर सकते हो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दिसंबर के पहले मेंस की प्रिपरेशन भी खत्म कर दें अपनी। सबसे बड़ी लर्निंग तो यही है कि मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। और दिस हैज़ बिन माई बिलीफ कि बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी होती है। आपका लक, आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी बिलीफ एक्सेट्रा जो भी है वो सब सेकेंडरी है, बट आपकी मेहनत जो एक चीज़ है जो आपके हाथ में भी और आप कर भी सकते हो। और आई एम अ जीता जागता एग्जाम्पल कि यार मेहनत करोगे ना तो होगा। तो इसीलिए फर्स्ट लर्निंग तो यही कि मेहनत जब करोगे तो मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। सेकेंड लर्निंग यही है कि सिंस हम इंफॉर्मेशन पेंडेमिक में जी रहे हैं, तो उसको सॉर्ट और फिल्टर करना अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें कैरीड अवे नहीं होना किसी भी चीज़ से, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसी पे मैं एंड करना चाहूँगा, कि मेंटल हेल्थ जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा कितना भी हो, बट मैं 15 मिनट 20 मिनट मेडिटेशन करने की कोशिश करता ही था। मैं भले किसी दिन नहाऊंगा नहीं, बट मैं मेडिटेशन के 15-20 मिनट जो है वो तो बिल्कुल निकालता ही था, क्योंकि वो एक टाइम होगा जहाँ पे आप सेल्फ एनालाइज करोगे, जहाँ आपकी मेंटल स्टेबिलिटी आएगी और आप इमोशनली प्रिपेयर्ड होगे कि मुझे जो अगले दिन की मेहनत करनी है वो प्रिपेयर्डनेस वहीं से आएगी, जहाँ पे आप अपने लिए भी 15-20 मिनट 30 मिनट योगा करके, एक्सरसाइज करके या मेडिटेशन करके निकालोगे। यूपीएससी की एक टेंडेंसी है कि आप कितने भी बड़े 30 मार्क खानो, वो आपको हम्बल कर देगा। तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा इस प्रिपरेशन की जर्नी में, क्योंकि दिस इज़ एन एग्ज़ाम जो आपको एंड तक टेस्ट करेगा, और इस एग्ज़ाम में सेक्रीफाइसेस चाहिए और सेक्रीफाइसेस मांगती है ये एग्ज़ाम। तो इसीलिए आप मेहनत भी करिए, सेक्रीफाइस भी करिए, और किसी भी चीज़ को लाइटली मत लीजिए। और मेरे केस में मैं जो बोल रहा हूँ वो अपने एक्सपीरियंस से ही बोल रहा हूँ। मुझे एक बार सबक मिल गया है। सबक ऐसे मिला था कि मैं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था अपने प्रीलिम्स में सेकेंड अटेम्प्ट में, सिंस मैंने ऑलरेडी प्रीलिम्स निकाला था 35-40 नंबर के मार्जिन से। तो ये लग ही जाता है कि यार अगली बार प्रीलिम्स तो निकाल ही दूंगा मैं। इंटरव्यू तक पहुँच गया था, तो प्रीलिम्स वॉज अ कप ऑफ टी, ऐसा मुझे लगता था उस समय। तो उसी के लिए यूपीएससी हैड हम्बल्ड मी, और उस अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हुआ। तो दिस इज़ अ वेरी बिग लर्निंग जो मुझे इस प्रोसेस से पता चली है। मेरी इस जर्नी का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट मैं यही बोलूँगा कि अपना ऑप्शनल रहा है। मैं पहले अटेम्प्ट में मेरे ऑप्शनल में बहुत कम नंबर आए थे, तो इस साल मैंने स्पेसिफिकली फोकस करा है कि मैं अपने ऑप्शनल में नंबर बढ़ा सकूँ। मैम टर्निंग पॉइंट मेरी जर्नी में यही रहा कि जहाँ पर मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हुआ, उस समय दो चीज़ हो सकती थी कि या तो मैं होप हार जाता और उस प्रिपरेशन को ही छोड़ देता, और दूसरी ये चीज़ थी कि मैंने सोचा कि अब तो मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो अब मैं जो भी करूँगा वो मैं पाऊँगा ही पाऊँगा। तो इसीलिए मैंने अपनी मेहनत भी और ज़्यादा बढ़ा दी उस फेलियर के बाद। मैम मेरा टाइम टेबल सिंपल सा था कि मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी थी। फेजेस होते हैं यूपीएससी के प्रिपरेशन में। जब इनिशियल फेज़ में आप हो तो आप बाकी चीज़ें भी कर सकते हो, बट जैसे अब का जो समय है, आप जैसे एस्पिरेंट जिस फेज़ में जा रहे हैं, मार्च का जो टाइम है, अप्रैल का जो टाइम है, यहाँ पे आप बाकी चीज़ों के लिए समय निकाल ही नहीं सकते हो। जो आपका मेडिटेशन का आधा घंटा हो सकता है, खाने का आपका 1-1 घंटा हो सकता है, उसके साथ में आप जो सो रहे हो, लाइफस्टाइल की जो टाइम है उसका 6-7 घंटे आप निकाल सकते हो। उसके अलावा आपको सिर्फ पढ़ना है। मैं रात में जागता था, तो मेरा यही होता था कि सुबह 7-8 बजे मैं नाश्ता करने के बाद सोता था, और फिर दिन में 2 बजे उठ रहा हूँ, किसी दिन 12 बजे उठ रहा हूँ, ऐसे चल रहा है। उसके बाद में फिर वापस दिन भर पढ़ना ही पढ़ना है आपको। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा,
काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये जो लाइन रही है ये काफ़ी इंस्पायरिंग रही है और हमेशा जब जब ऐसा लगता था कि आप डाउनफॉल में जा रहे हो या जब लग रहा है कि बिल्कुल सब कुछ ख़त्म सा हो गया है, तो दिस वॉज अ लाइन दैट केप्ट मोटिवेटिंग मी। लास्ट मैसेज यही रहेगा कि मेहनत करते रहो, मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है और आप जितनी मेहनत करोगे, आई एम अ जीता जागता एग्जाम्पल, आप जितनी मेहनत करोगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। और मेनली तो मैं यही बोलूँगा अपनी सक्सेस का बाकी लोगों का सबका सपोर्टिंग रोल रहा है और सब ने हेल्प करी है, सबकी ब्लेसिंग्स रही है, सबका आशीर्वाद रहा है। बट एक मेहनत एक चीज़ थी जिस पे मेरा कंट्रोल था और मैंने उस चीज़ को करने की पूरी कोशिश करी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ऑन DKT। DKT में भी यूट्यूब पे आपके जैसे स्क्रॉल करते करते ही इस पे जुड़ा हूँ और इस पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि बाकी सब चीज़ें फ़िल्टर्ड आउट हो जाती है। आप किसी से एसोसिएशन में नहीं रहते हो या कुछ नहीं रहते हो, तो जो रियल चीज़ें होती है, आपके जो रियल सोर्सेज होते हैं, जो आपकी रियल थिंकिंग होती है, आप जो चीज़ें किसी एस्पिरेंट ने करी है एक्चुअल में, वो बता पाते हो। थैंक यू सो मच।